नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबी में जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण वो एक बार फिर उसी घुसपैठ से जुड़ी हुई, उसी रोहिंग्याओं से जुड़ी हुई है। उसे कहा जा सकता है कि जो बांग्लादेशी है, जो लगातार अलग अलग रास्तों से, अलग अलग राज्यों से, खासतौर से उन राज्यों से जो सीमा रेखा के आसपास, जो बॉर्डर लाइन के आसपास जो स्टेट है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, ऐसे कई रास्ते हैं जहां से लगातार घुसपैठियों की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह कि उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहां पर कहा जा सकता है वो जिला बहुत शांत जिला माना जाता है, सियासी रूप से भले मजबूत हो, लेकिन वो जिला ऐसे घटनाओं को लेकर कभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा है। लेकिन वहां पर 20,000 से अधिक अगर फर्जी प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड बनाए जाते हैं और उनका प्रयोग जो है बांग्लादेशी करते हैं, तो कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और आज इसीलिए बिग न्यूज बिग एनालिसिस का टॉपिक का विषय भी हमने ये रखा है कि रोहिंग्या रैकेट, फर्जी सर्टिफिकेट क्या है रायबरेली से उसका सीधा कनेक्शन। क्योंकि ये कनेक्शन जो है, कहा जा सकता है कि देश की एकता को, सुरक्षा को, देश की अस्मिता को, देश की अखंडता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। ये घुसपैठिए जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक, और इसीलिए सरकार लगातार समय समय पर निर्देशित भी करती रही है, डिपोर्ट भी करती रही है। जो ऐसे लोग पकड़े गए उन्हें वापस बाहर भेजा भी जाता रहा। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि जो कुछ सियासी दल हैं, जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है, खासतौर से हम पश्चिम बंगाल की बात कर सकते हैं, क्योंकि कल ही लोकसभा में एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने साफ तौर पर कहा कि प्रतिदिन लगभग पश्चिम बंगाल के रास्ते से 4 से 5 हजार बांग्लादेशी भारत आते हैं। यह एक बड़ा फिगर है, बड़ा आंकड़ा है, आप समझ सकते हैं। और आंकड़ों से ज्यादा चिंता और चुनौती है देश के लिए, क्योंकि देश के संसाधनों पर जिस तरीके से वो ऐसे लोग आते जाएंगे, खाद्यान्न की बात करें, राशन की बात करें, जमीन की बात करें, बिजली की बात करें, सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की सभ्यता और संस्कृति पर भी सीधे सीधे इनका असर पड़ रहा है। कई राज्यों के कई जिलों की जो पूरी डेमोग्राफी है ना, वो बदल गई है। वो भी हम आंकड़े आपको दिखाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल लगातार कहते रहे कि कई ऐसे जिले हैं जिन्होंने अपने जिले को खो दिया है, जो आबादी जो है घुसपैठियों के माध्यम से लगातार कई गुना बढ़ गई है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है देश के सामने। लेकिन जांच की आंच कहां तक पहुंची, कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। वो क्योंकि कई तरीके के सवाल अब उठने लगे हैं। कल भी हमने बिग न्यूज बिग एनालिसिस पे इसी रोहिंग्या, इसी मुद्दे पर बात की थी कि आखिर दोषी कौन है। यह भी एक सवाल उठ रहा है कि दोषी वो जो सीएससी संचालक जीशान है, या फिर वो ग्राम विकास अधिकारी जिसने अपना लॉगिन पासवर्ड जो है जीशान को सौंप दिया, जो सरकारी काम करने के लिए उनकी नियुक्ति हुई थी, सरकार की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए नियुक्ति हुई थी। लेकिन उन्होंने कुछ पैसों की लालच में देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया, देश की एकता को दांव पे लगा दिया, देश की संप्रभुता को दांव पे लगा दिया। कहा जा सकता है कि अस्मिता पर ही सवाल उठने लगे हैं। अगर ऐसे ही लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो एटीएस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। और सिर्फ रायबरेली नहीं, उन्नाव, आगरा, कानपुर की बात करें, दूसरे राज्यों में कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वहां तक भी जांच लगातार पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे पहले कुछ बड़े सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कि आखिर जांच की जो आज की हम बात कर रहे हैं कि उनको लेकर कौन कौन से सवाल, कौन से जांच के दायरे में अब क्या क्या है, क्या जीशान या विजय यादव। सबसे पहले जीशान से कौन ये काम करा रहा था, ये एटीएस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे कोई एक बड़ा संगठन तो नहीं है। 20,000 से अधिक अगर प्रमाण पत्र बनते हैं और सिर्फ इसी सीएससी सेंटर से, तो कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या कोई विदेशी संगठन भी इसमें शामिल था, या एक लोग आ रहे थे, या फिर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो बैन है, प्रतिबंधित है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जीशान ने क्या इस काम से करोड़ों की संपत्ति बनाई? एटीएस ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि करोड़ों की संपत्ति, लाखों की संपत्ति, कई मकान भी है, जमीन भी है। बने प्रमाण पत्र सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या या किसी और के पास, यानी कि सिर्फ बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके लिए था, या फिर दूसरे देशों से अगर हम बात करें उन तक भी पहुंचे हैं, यह भी जांच का विषय रहेगा, सवाल रहेगा। दूसरा, क्या जीशान के संपर्क में कोई
पीएफआई का सदस्य भी था, क्योंकि कर्नाटक में कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जब कर्नाटक में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, बांग्लादेशी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो उसके जेब से जो बर्थ सर्टिफिकेट मिला, जो आधार कार्ड मिला, वो रायबरेली के उसी सैलून का बना हुआ था, उसी सीएससी सेंटर का बना हुआ था। हर फर्जी प्रमाण पत्र दिए जाने के पीछे कितने रुपए लिए गए, ये भी एक जांच का। क्या प्रधान की मिलीभगत? हम सभी जानते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, मृत्यु बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जब तक प्रधान नहीं उसमें इन्वॉल्व होता है, प्रधान की भूमिका होती है, प्रधान भी उसमें हस्ताक्षर करता है, तो सवाल यह भी है कि क्या प्रधान की मिलीभगत? जीशान की पोस्टिंग इससे पहले जहां जहां थी, वो भी जिले, वो भी ब्लॉक जो है जांच के दायरे में आएंगे। तो ये कुछ बड़े सवाल, जांच की आंच में सवाल क्या क्या, क्योंकि ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है, ये जो मुद्दा है देश की अस्मिता से जुड़ा है, ये जो मुद्दा है राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा है, इसमें लापरवाही नहीं की जा सकती। और इसीलिए लगातार एटीएस जो है जांच का दायरा, जांच के कहा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है। कर्नाटक, मुंबई, तमिलनाडु, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, चाहे लखनऊ की बात करें, हम रायबरेली की घटना देख ही रहे हैं, उन्नाव की बात करें, आगरा की बात करें, कानपुर की बात करें, सब जगह जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं, और हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। बिग न्यूज बेंगलिसिस में एक बड़ा पैनल जुड़ेगा जो विश्लेषण करेगा कि आखिर देश के संसाधनों में पहला हक अब किसका। सवाल यह भी उठने लगा है, क्योंकि बड़ी संख्या में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आ रहे हैं, वो सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों के संरक्षण के चलते। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की बात करें तो वहां की मुख्यमंत्री लगातार मुखर होकर बांग्लादेशियों के समर्थन में खड़ी रही हैं, बयान देती रही हैं। अब सियासत सीमा रेखा के पार भी की बात के लोगों के संरक्षण के लिए भी उठने लगी है, यह सबसे बड़ा सवाल। लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं सबसे पहले। रायबरेली के सैलून की आबादी 20,000, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने 19,184। गांव नूरुद्दीनपुर, आबादी 8,000, फर्जी सर्टिफिकेट बने 12,000। गांव पलाही, मुस्लिम परिवार सिर्फ 1, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने 819। गांव इस्लामपुर, फर्जी सर्टिफिकेट बने 2,500, यानी कि 2,500 से अधिक। ये बानगी है जनाब। बिग न्यूज बिग एनालिसिस की पड़ताल आज उन चंद पैसों के लालच में घुसपैठियों को शरण देने वाले, उनके पैरोकार बनने वाले, उनको नागरिकता दिलाने में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में मदद करने वाले लोगों को बेनकाब करेगा। मामला हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली का है, जिसका सियासी रसूख किसी से छिपा नहीं है। रायबरेली और अमेठी का नाम आते ही कुछ सियासी नाम और चेहरे जहन में कौन से जाते हैं, पर एक बार फिर रायबरेली का नाम सुर्खियों में है कि आखिर रायबरेली हर बार क्यों ऐसे लोगों की पनाहगार बन जाती है जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत में रहकर देश को कमजोर करना चाहते हैं। एटीएस की जांच जारी है, तार से तार जोड़े जा रहे हैं कि कहीं बैन संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई साजिश के तहत देश के कोने कोने में घुसपैठियों को बसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सवाल देश की अस्मिता का है, सवाल देश की संप्रभुता का है। अगर ऐसे ही गोरख धंधा चलता रहा तो चुनौतियों का अंबार लग जाएगा। रोहिंग्या रैकेट, रायबरेली और पीएफआई कनेक्शन की बात करें तो रायबरेली रैकेट के पीछे पीएफआई कनेक्शन की संभावना देखी जा रही है। कर्नाटक, केरल, मुंबई से रायबरेली रैकेट के तार सीधे तौर पर जुड़े नजर आ रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने पीएफआई सदस्य को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार पीएफआई सदस्य के पास रायबरेली का ही सर्टिफिकेट था। उत्तर प्रदेश रोहिंग्या का पनाहगाह बनता जा रहा है। सिर्फ रायबरेली नहीं, गाजियाबाद से लेकर उन्नाव तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कई बार घुसपैठियों को पकड़ा गया है। पर रायबरेली के रोहिंग्या कनेक्शन ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। एटीएस की जांच जारी है, कितना बड़ा नेक्सस है, कहां-कहां रोहिंग्या के तार हैं, ये तो जांच के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। पर रायबरेली में पहले भी ऐसे बड़े मामलों का खुलासा होता रहा है और शायद इसीलिए रायबरेली एक बार फिर सुर्खियों में है। 90 का दशक हुआ करता था। लश्कर तैयबा और दाऊद गैंग का पनाहगाह रायबरेली माना जाता था। 1992 में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा रायबरेली आया। बिलाल अहमद हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर था जो कि रायबरेली में रहता था। सलोन में लश्कर तैयबा कमांडर इमरान अंसारी भी बहुत दिनों तक सक्रिय था। 2006 में एटीएस ने बछावा में इमरान अंसारी को पकड़ा भी था और एक समय 2006 के आसपास बछावा दाऊद गैंग का बड़ा सेंटर माना जाता रहा है। देखिए, भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। रोहिंग्या जो हैं म्यांमार के, ये भारत में शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं और जो लोगों की सहानुभूति रोहिंग्या के प्रति है
उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि इन लोगों के द्वारा म्यांमार में किस निर्ममता के साथ निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की गई, बौद्धों की हत्याएं की गई, आतंकियों से संबंधों के तार इन तक जुड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है उस सब के बावजूद भी अगर कोई रोहिंग्या को भारत में शरणार्थी के रूप में स्थान दिलाने की वकालत कर रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति। क्या रोहिंग्या गैंग उन जिलों को टारगेट कर रहा है जो शांत हो, जिनकी सियासी पहचान हो, जहां आसानी से उन पर शक न किया जा सके? ये कई सवाल हैं जो देश जानना चाहता है। रायबरेली के सलोन की आबादी 20,000। ये कई सवाल हैं जो देश जानना चाहता है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, खास गेस्ट जुड़े, उनका हम सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े रहे हैं। सूर्य कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं, कुमार राकेश जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहला सवाल सूर्य कुमार जी, रायबरेली जैसा कहा जा सकता है, रायबरेली अगर बात करते हैं तो शांत जिले में उसकी गिनती की जाती रही। क्या नया टारगेट है? जिस तरीके से 20,000 से ज्यादा नए फर्जी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट एक ब्लॉक सलोन ब्लॉक से निकल के आते हैं, ये नया पैटर्न है? नया ऐसे जिलों को क्या चिन्हित कर रहे हैं ऐसे लोग जो कहा जा सकता है जो रोहिंग्या गैंग है जो काम कर रहा है इसके पीछे? बिल्कुल चौधरी जी, ये तो केवल एक जगह का मामला है जो पकड़ में आ गया है। वैसे इस प्रकार के कितने लोग लालच में कि हाँ हमको कुछ 500 रुपए 1000 रुपए मिल जाएंगे एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का, तो कितने लोग इस काम में सक्रिय हैं और कितने लोग इस प्रकार की बदनीयती से देश की जो आबादी का संतुलन है उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं, ये चिंता का विषय है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो पीएफआई है, ये पहले याद करिए एक सिमी होता था जिसको बैन कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। और अब वो जब भी मैंने देखा कि कोई बैन किया जाता है संगठन तो दूसरा नाम रख लेते हैं, हाँ। और दूसरे नाम से फिर से ऑपरेट करने लगते हैं, लेकिन सदस्य वही रहते हैं, सदस्य वही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अब तो एक पॉलिसी इस प्रकार की बन जानी चाहिए कि हम संगठन को नहीं बैन करेंगे, आदमी को बैन करेंगे कि ये आदमी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकता जिसे ये राजनीतिक सामाजिक गतिविधि कहता है और उसकी आड़ में ये देश विरोधी गतिविधि करता है। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा कट्टरपंथी वर्ग है जो गजवाए हिंद का नारा लेके चलता है कि हम फिर से भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और आपने सुना होगा कि वो एक डॉक्यूमेंट मिला कि सन 47 तक हम आबादी इतनी बढ़ाएंगे कि जिससे हमारा अलग अलग क्षेत्रों में बहुमत हो जाए। तो ये सीधी साजिश है कि भारत के लोग जो शांति प्रिय लोग, एक शांति प्रिय देश है और ऐतिहासिक रूप से इसके खिलाफ मुगलों, मंगोलों, तुर्कों, अंग्रेजों आदि ने जो साजिशें करके इसे गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया था, तो उसको फिर से देख रहा हूं कि अंजाम देने की कोशिश हो रही है। तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुमार राकेश जी से एक रिएक्शन जरूर ले रहे थे। कुमार राकेश जी, सियासत की क्या कोई सीमा रेखा होती है या फिर सियासत अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक संरक्षण के लिए, अपने वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती, देश की एकता, संप्रभुता, अस्मिता को भी वो ताक पे लगा सकती? खासतौर से हम पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल कहा जा सकता है कि बड़ा हाईवे बन गया है घुसपैठियों का वहां से भारत में प्रवेश करने का। कुमार राकेश जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जो सवाल आपने किया उसमें आपने जवाब दे दिया। लेकिन जहां तक सियासत है, जो सियासत है, सियासत ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। जो राजनीति है, जो आप देखिए अभी जो संसद में कांग्रेस के नेता विपक्ष बन गए हैं, जो वो राजनीति कर रहे हैं आज की तारीख में, वो पूरे देश को जातिवाद के आग में झोंकने की पूरी साजिश है। तो ये जो राजनीति है, पहले एक तरफ जातिवाद की बात, जातिगत गणना की बात करते हैं, दूसरी बार जाति नहीं बताएंगे,
दूसरे एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं उनका हिजाब पहनेंगे, दूसरे सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आता है नहीं जी नाम बताने पर बड़ा धर्म का मामला हो जाएगा। ये जो डूबियस टाइप की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति हो रही है, वो तो बंद होनी चाहिए। सूर्य कुमार शुक्ल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ये जो रोहिंग्या का मामला है या शरणार्थी का मामला है, आज का मामला नहीं है। इस पे ना जाने कितने पेपर इन्होंने अपने रिज्यूम में बनाए होंगे, कितनी रिपोर्ट की होंगी, लेकिन ये बेचारे क्या करते हैं, इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो हमारी भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें राजनेता किस तरह से कॉकरोच की तरह या केकड़े की तरह जकड़े हुए व्यवस्था को, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमें लगता है आपकी ऑडियो थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, इंटरनेट की हमें लगता है कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपके पास आऊंगा, एक बार आप इंटरनेट देख लीजिए जी। नहीं इंटरनेट में आपके 10 सेकंड की बात कर रहा हूं। जो शुक्ल जी ने बात कही, एक गांव का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। एक और साथ साथ 80 से 90 के दशक में जिस तरह से ये लोग आए हैं और जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, सरकारी आंकड़े MHA अभी बताते हैं 40 से 50 हजार है, ये करीब करीब करोड़ों में पहुंच गए हैं। ये ऐसा नासूर है कि देश की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। जी बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, एक बार आप एक बार इंटरनेट देख लीजिएगा, थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। लेकिन सूर्य प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से राकेश जी कह रहे हैं, गृह मंत्रालय का तो आंकड़ा 40,000 का है, लेकिन अगर हम पुलिस की समस्या की बात करें, जब तक शिकायत नहीं होती तब तक शायद पता नहीं चल पाता कि उनके जिले में कहां से कौन आके रह रहा है। यह भी पुलिस के सामने बड़ी समस्या हो जाती है और शायद इसीलिए इतना लंबा समय लग जाता है पता करने में, तब तक संख्या और ऐसी आबादी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। जहां तक गृह मंत्रालय के आंकड़ों की बात है, तो मैं आपको बताता हूं कि वो आंकड़े कहां से आते हैं। मूल रूप में वहीं से जो पुलिस थाना है और जो पटवारी है गांव का, जितनी जानकारी वही आंकड़ा, वही इकट्ठा करके ये सूचना भेजते हैं और वो राज्य स्तर पर, जिला स्तर से संकलित होकर अंत में केंद्र को चली जाती है। अब उनकी दिक्कत बताएं कि पुलिस के पास इतने ज्यादा काम होते हैं अपराध नियंत्रण के, कि वो जब तक कोई शिकायत ना आवे कि ये रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, वहां से आए हैं, तो तब तक पुलिस अपने से कार्यवाही नहीं करती है। क्योंकि पुलिस के पास क्राइम, जो रेगुलर क्राइम है, यानी चोरी है, डकैती है, लूट है, मर्डर है, उनकी बहुत सारे काम और तफ्तीशें रहती हैं। अब बची बात पटवारी की, गांव के लेवल पर सोचिए, तो पटवारी को राजस्व संबंधी मामले इतने ज्यादा रहते हैं, जमीनी विवाद हैं और लगान के से संबंधित जितने विभिन्न प्रकार के टैक्स वगैरह जो गांव के लेवल पर लगते हैं, उनका संकलन और उनका विवरण और खतौनी खसरा, इतना काम रहता है कि लेखपाल के पास भी इस काम के लिए कोई समय रहता नहीं है। ऐसे में क्या फायदा उठाते हैं कि मैंने इनकी कार्यप्रणाली को अच्छी तरह पढ़ा, देखा, समझा। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जहां नदी का किनारा है, पानी मिल जाए, जहां पानी मिल जाए और एकांत हो, थोड़ा जंगल हो, वहां आकर पता लगा कि 10 आदमी झुग्गी डाल के रहने लगे। फिर अगले दिन धीरे धीरे खबर हो गई, वहां 20 झुग्गी झोपड़ी हो गई। फिर वो वहां से काम कोई है नहीं तो कूड़ा बीनने का काम, जिससे कि किसी से कोई बात न करना पड़े। ज्यादातर वो यहाँ की भाषा भी नहीं जानते, तो वो किसी से बात नहीं करते, कूड़ा बीन करके उसको आपस में ही इकट्ठा करके बेच लेते हैं, उससे उनकी रोजी रोटी चलने लगती है। अब ये मूल रूप में है कौन लोग? रोहिंग्या जो रखाइन प्रांत है बर्मा का, वहां के मूल लोग थे ये, और वहां इन्होंने बौद्धों से टकराव हुआ और बौद्धों को भारी संख्या में मार दिया करते थे और उनको पीछे से घात लगा के मार के वहीं पे दफन कर दिया करते थे। बाद में जब रहस्य खुला तो हजारों बौद्धों को मार चुके थे और इसके कारण वहां की फौज ने इनको देश विरोधी हिंसक तत्व मानकर निकाल दिया। अब ये भाग के वहां से कुछ बांग्लादेश ज्यादातर आए और कुछ उधर जो त्रिपुरा मणिपुर का रास्ता, बॉर्डर का इंडिया का, वहां से पहाड़ियां चढ़ते हुए वो वहां से आ गए इंडिया में। अब वो छिपते छिपाते यहां कुछ लोगों का निहित स्वार्थ है कि हम किसी तरह संख्या बढ़ाएं तो हमको मुस्लिम वोट मिल जाए, मुस्लिम वोट मिले। तो इनको ये चूंकि इस्लाम के मानने वाले हैं तो इनकी वो मदद करने लगे। अभी ऐसे लोग पैदा हुए कि जो रायबरेली में जैसे एक उदाहरण देखा, इसी तरह वो जगह जगह कि फर्जी जन्म कार्ड बनवा दे तो ये साबित कर दिया जाए कि यहीं पैदा हुआ है। जब यहां पैदा हुआ इसका मतलब यहां का नागरिक हो गया।
अब जब फर्जी ही बनाना है तो आज से 20 साल पहले का बना लीजिए, बिल्कुल। 25 साल पहले का बना लीजिए, और ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे दूसरे राज्य में जाके बसिए जहां की चेकिंग ना हो सके। कह दीजिए कि हम तो रायबरेली में पैदा हुए थे, अब हम कर्नाटक में रह रहे हैं, बंबई में रह रहे हैं। इसी तरह आप देखिएगा कि दिल्ली के पास, हरियाणा में नूह के पास और अलीगढ़ के पास भारी संख्या में ये लोग बस गए। अभी हल्द्वानी में जब दंगा हुआ, आगजनी हुई, तो इनकी मूल प्रवृत्ति अभी भी लड़ने मरने मारने की है। तो वो भारी संख्या में जब आगजनी हल्द्वानी में हुई, आगजनी हुई, दुकानें जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, तो बाद में पता चला ये मूल निवासी सब बर्मा के रोहिंग्या हैं, उन्होंने आगजनी की है। तब जाकर के रहस्य खुला कि इसी तरह बहुत जगहों पर शहर के करीब में नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर कूड़ा बीनने लगो, और बिन करके धीरे धीरे फिर वो जो मुस्लिम वोट लेने की लालची पार्टियां हैं उनसे दोस्ती कर लो कि हम वोट आपको देंगे, हमारा वोटर कार्ड बनवा दो। ठीक है कुमार राकेश जी, जैसे कि कुमार जी कह रहे हैं, लगातार ये बड़ा नेक्सस है, बड़ा इकोसिस्टम को ये प्रभावित कर रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको याद होगा शाहीन बाग में जब सीए का विरोध हो रहा था, तब जांच से पता चला था कि बड़ी संख्या में रोहिंग्या शामिल थे विरोध करने में। तो यह भी एक बड़ी समस्या उभर के आ रही है। हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक है, और ये जो पूरा मुद्दा, पूरा मामला उभर कर सामने आया है, उसमें जितेंद्र जी की बड़ी भूमिका रही है, बड़ी भागदौड़ की इन्होंने। मैं जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन कुमार राकेश जी, क्या मेरा सवाल आप तक पहुंच पा रहा है कि शाहीन बाग का वो हमने नजारा देखा जब सीए का विरोध हो रहा था और बड़ी संख्या में ऐसे ही लोग पाए गए, जैसे कि सूर्य कुमार जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में एक हादसा हुआ, दंगा हुआ, तो उसमें भी ऐसे ही लोग विरोध कर रहे थे, ऐसे ही लोग दंगा भड़का रहे थे। जी नहीं, आपने जो बात कही शुक्ला जी ने, एकदम बिल्कुल 16 आने सच है। ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा एक गैंग है, इसमें स्थानीय पुलिस, राजनेता, प्रशासन के लोग, सभी का एक नेक्सस है, उसमें शामिल। जैसे उन्होंने कहा कि भाई फर्जी सर्टिफिकेट बनता है, धड़ल्ले से आधार कार्ड धड़ल्ले से बन रहे हैं, फर्जी वोटर कार्ड बन रहे हैं। अब व्यवस्था में चेक करने वाला कौन है? जो कहते हैं जो रक्षा करने वाला है वही भक्षक है, जो रक्षक है वही भक्षक है। जब जो रक्षक है वो भक्षक होगा, फिर देखेगा कौन, संभालेगा कौन? तो व्यवस्था की जो हमारी खामियां है, उसमें जो भी तंत्र काम कर रहा है, अभी आपको याद होगा उत्तराखंड में करीब 2.5 लाख आधार कार्ड कैंसिल किए गए, 2.5 लाख आधार कार्ड। उसके कारण करीब करोड़ों रुपए का जो गवर्नमेंट का, सरकार का जो भी अनुदान जाता था उन आधार कार्ड के नाम पे, पिछले 15 वर्षों से 18 वर्षों से अचानक बंद हो गया। करीब सैकड़ों करोड़ का जो है मामला, वो जो है उसको कैसे बैलेंस करे, वो देखने की बात है और समझने की बात है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितेंद्र सिंह जी, क्या कैसे पता चला, कैसे आपने इस पूरे प्रकरण को लोगों के सामने रखा, जनता के सामने रखा, सरकार इन्वॉल्व हुई, प्रशासन इन्वॉल्व हुआ, क्या कुछ बताएंगे आप? संतोष जी, सबसे पहले जो है ये प्रकरण जो है सलोन विकास खंड जो है रायबरेली जनपद का, यहाँ पे एक ग्राम सभा है पालीपुर करके, वहाँ पे जो है एक घर मुस्लिम है, और वहाँ पे 1700 से अधिक जो है संख्या में जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। वहीं का एक नाम यूसुफ करके जो है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप चैनलों पे चला, तो हम लोगों ने इसकी जांच तह तक की। तो ये फर्जीवाड़ा पूरे जो है विकास खंड में विजय सिंह यादव जो ग्राम पंचायत अधिकारी था, उसके प्रभार वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें थी, वहां पे बहुत अधिक मात्रा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी जो है जिसान द्वारा किया गया था। क्या जितेंद्र ये भी पता चल पाया कि क्या कुछ कितने पैसे लेते थे एक लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड बनाने में? क्या कुछ ये भी जानकारी निकल के आई आप लोगों के? जी, जानकारी ये है कि ये पहली बात तो ये लोगों की जो लोगों की फर्जी जो है जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, ये जिसान को किसी न किसी लिस्ट के रूप में मिले हुए हैं, और किसी न किसी जो है संगठन से इसके तार हैं, जैसे पीएफआई वगैरह जो बैंड है हमारे देश में, आतंकवादी संगठन कोई भी हो सकता है, उससे इसके तार जुड़े थे। तो इसको थोक मात्रा में इसको नाम मिले थे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के। तो इसने जो है अपने जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की आईडी को लेकर रात में 9 बजे के बाद ये अधिक से अधिक जन्म प्रमाण पत्र प्रतिदिन जारी किया करता था। प्रशासन का रवैया क्या रहा जब आपने शिकायत की
क्योंकि ऐसा ऐसा जो मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, देश की अस्मिता से जुड़ा मामला है, प्रशासन को हमें लगता है और सतर्क होने की जरूरत थी। प्रशासन से हमने जनपद की जिलाधिकारी महोदया से हम लोगों ने मुलाकात की और उनसे इस घटना के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा भी की, उनसे बताया भी। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है, जांच हो जाए तो उसके बाद कुछ रिजल्ट जो है परिणाम सामने आए। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन लगातार जिस तरीके से घुसपैठ भारत में लगातार बढ़ती जा रही, डेमोग्राफी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है, उस पर एक बार हम नजर डालते हैं कि सवाल जमीन का है, सवाल संसाधनों का है, सवाल उस खाद्यान्न का है, राशन का है कि आखिर पहला हक किसका। अगर ऐसे ही घुसपैठ, ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण चलता रहा, पश्चिम बंगाल की तरफ से रास्ता खुला रहा, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, उस पर हम नजर डालते हैं। ये रायबरेली एक बार सुर्खियों में वो है, लेकिन हम डालते कि आखिर डेमोग्राफी में कितना बड़ा बदलाव आया है। रायबरेली के सलोन की आबादी लगातार बात करें, लेकिन सवाल ये उठता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे कई बड़े राज्य, ये आप देख सकते हैं कि 13 दिसंबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक लेटर जारी किया और लिखा कि 120 से ज्यादा नकली वेबसाइट के जरिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट जैसे कई बड़े राज्यों को ये लेटर पहुंचा। लेकिन आप देखिए घुसपैठ का प्रभाव, सुरेश कुमार जी आप ही देख सकते हैं पीछे कि अगर हम झारखंड की बात करें, 2001 की जनगणना 1,07,000, खाली दुमका की बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना 14 लाख। ये जिस तरीके से बढ़ा है, संथाल के पाकुड़ की बात करें, मुस्लिम आबादी 40% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, साहिबगंज में 37%। वजह बांग्लादेशी जो घुसपैठ है, घुसपैठ की वजह से लगातार आबादी बढ़ती गई है। संथाल में 1951 में आदिवासी आबादी 44% थी, 2016 में घटकर 28% हो गई। मुस्लिम आबादी 10 से बढ़कर 22% हो गई और सबसे बड़ी वजह जो निकल के आई वो थी घुसपैठ। जैसे कि सुकुमार जी कह रहे हैं कि नदी का किनारा पकड़ लेते हैं, जंगल के कोई छोर पकड़ लेते हैं, वहां पर रहने लगते हैं और धीरे धीरे ये रिहायशी इलाका बना देते हैं, अपनी एक बस्ती बना लेते हैं। सुकुमार जी कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसका बड़ी जरूरत है कि इसको गंभीरता से लिया जाए और शासन प्रशासन द्वारा, जैसे आप बता रहे हैं कि जनगणना में 10 साल में काफी वृद्धि हुई, तो ये असामान्य वृद्धि है। अब बड़ी दिक्कत ये आती है कि ऐसे लोगों को मैंने देखा, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये होती है इनको कहां ले जाया जाए। अब ये जैसे अभी वृंदावन में देखिए, धार्मिक स्थान है मथुरा वृंदावन, वहां पर भारी संख्या में रोहिंग्या आकर रह रहे थे। उनकी लेडीज ने सबने बयान दिया कि हाँ हम बर्मा से आए हैं, और ये क्या करते, काफी संख्या में बांग्लादेश आ जाते हैं। फिर बांग्लादेश से वो बहुत सारा हमारा पोरस बॉर्डर है जिसपे बाउंड्री नहीं बनी हुई है, तो उस पर रात में खेत हैं इस पार उस पार, केवल बीच में बीएसएफ के सिपाही गश्त करते हैं, तो उनकी नजर बचा के निकल आना बहुत आसान होता है। और जिससे भी इंकार नहीं किया सकता कि कोई व्यक्तिगत रूप से कोई पैसा लेकर के, घूस लेकर के घुसा दे। और इस काम के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा निहित स्वार्थी वर्ग तैयार बैठा है, जो ये कह करके कि हमारे मुस्लिम आबादी बढ़ जाए तो हम चुनाव जीत जाएं, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और ज्यादा से ज्यादा बाहर से लाओ, और यही लक्ष्य बनाकर अगर बसों में भरकर, कई बार ये जांच हुई, इंटेलिजेंस ने बताया कि कई बार ये हुआ कि यहां से बसें भर के गईं और द्वारका तक चली गई, दर्शन करने जा रहे हैं, लौट के खाली बस लौट गई, और वो किसी नदी के किनारे पूरे के पूरे झुग्गी झोपड़ी बना करके लोग रहने लगे। और कूड़ा बिन करके, सबसे पहला काम होता है कूड़ा बिन करके जीविकोपार्जन कर लेना, ताकि लोकल लोग न जाने और समझें कि कोई भिखारी है, और वो भिखारी के रूप में पहले, फिर उसके बाद जब वहां स्थापित हो जाए झुग्गी झोपड़ी में, तब उसके बाद किराए के घर ले लेना, किराए के घर लेकर के फिर फल का ठेला लगाने लगना और सब्जी बेचने लगना, तब इस तरह के काम पे आ जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे लोकल बोली सीख लेते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, और कोई भी पूछे तो बताएंगे कि आसाम से आए हैं और बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, ऐसे बोल देंगे, ताकि यहां के लोग उतनी अच्छी तरह आसामी या बंगला नहीं जानते, बिल्कुल, तो वो ये नहीं फर्क कर पाते कि ये बर्मा के हैं या कलकत्ता के हैं या गुवाहाटी से आए हैं। तो बड़ी जरूरत है कि ये इसकी पूरे इंडिया में चेकिंग की जाए, कहां असामान्य वृद्धि हुई, जहां जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा जारी हुए तो एकाएक ये कहां चले गए, जिनके नाम से जारी हुए वो कहां हैं,
अब तो आधार कार्ड के आधार पर यह भी सुविधा हो गई है कि उनकी चेकिंग की जा सकती है। बल्कि मैं तो आगे कहूंगा कि अब आधार कार्ड में हम लोगों को लोकेशन ट्रेस करने का सिम भी लगा देना चाहिए, चिप लगा देनी चाहिए, ताकि हमारा कौन सा नागरिक कहां पर है यह पता लग जाए। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपके पास, कुमार राकेश जी, मैं अब जैसे कि सूर्य कुमार जी कह रहे हैं कि कई चीजें बड़े बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन हमने जो आंकड़ा भी दिखाया कि झारखंड के कुछ जिलों को हमने उठाया है जहां पर डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, असम की बात करें, असम में भी पूरा बदलाव बदल चुका है। वहां के मुख्यमंत्री कई बार कह भी चुके हैं कि कई जिले हमने खो दिए हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है घुसपैठियों की वजह से कई प्रतिशत आगे बढ़ी है। ये बड़ी चिंता है देश की सुरक्षा और एकता के लिए, और बड़ा काम करने की जरूरत भी है। संतोष जी, अभी निशिकांत दुबे झारखंड से सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया कि किस तरह से जो हमारी आबादी 10% से 15-20% कम हुई है आदिवासियों की आबादी। अभी आप देखें, अभी उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा था और पूरे सदन में उन्होंने कहा कि सभी एक पॉलिटिकल वाला मामला नहीं है, राजनीति से ऊपर उठ करके बात कीजिए और देश हित में समझिए। और वहां क्या हो रहा है, जो आप संथाल परगना की बात कर रहे हैं, उसी इलाके में करीब 36% आबादी मुस्लिमों की बढ़ गई है। उन लोगों ने क्या किया है, आदिवासियों से शादी की और वो उनके धर्म परिवर्तन करवाए या जो नहीं करवाए, एसटी का जो आरक्षण कोटा है उसके लेने के लिए उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया। उन्होंने बच्चे पैदा किए, विवाहित जिंदगी जी रहे हैं 10 से 15 वर्षों से। और ये एक ऐसा चित्र, और खास करके जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से उसमें इजाफा हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। तो ये पूरा क्लियर है, सामने दिख रहा है कि कौन सरकार कैसे क्या कर रही है। यदि मैं 1980 और 90 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो आप आकलन कीजिए 1980 से 90 के बीच में किसकी सरकार थी। स्वाभाविक है कि कांग्रेस की सरकार थी। और उसके दौरान में आज भी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं संसद में, वो हिंदुत्व को लेकर के बहस कर रहे हैं, चक्रव्यूह का मजाक उड़ा रहे हैं, शिव का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के बारे में बोले और ईसाई के बारे में बोले। उनका धर्म क्या है उनके बारे में बोले उनको शर्म महसूस होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा और अहम मुद्दा है, उस पर संसद को जो भी है सवाल उठाना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, आप बताओ। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोट किया है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट इटालियन एम्बेसी भेजा गया था। इस पर कौन बोलेगा? हजारों करोड़ का आरोपी आदमी इस तरह से बात कर रहा है कि बहुत बड़ा तुर्रम खां हो गए हैं, उन्हीं के शब्दों की बात करें। तो मुद्दा ये है कि उनका एजेंडा साफ है, सबको इसमें समाज के जाति दल धर्म भावनाओं से उतर के राष्ट्र को सोचना पड़ेगा कि रोहिंग्या को जिस तरह से मेराथू संत ने बर्मा से भगाया म्यांमार से और एक एक करके आर्थिक बहिष्कार किया, तो अभी योगी जी कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुमार राकेश जी आऊंगा। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या भारत ऐसी स्थिति में है कि ऐसे जो घुसपैठी आते हैं या फिर ऐसे जो शरणार्थी आते हैं उनको जगह दे सकता है? क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है, अभी वो लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी कहा जा सकता है कि संसाधनों की बात करें, खाद्यान्न की बात करें, राशन की बात करें, जमीन की बात करें, उस पर बड़ा संघर्ष चल रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि लगातार सूर्य कुमार शुक्ल जी कह रहे कि भाषा उनको हिंदी सिखाई जाती थी, उनको असमीज सिखाई जाती थी। और त्रिपुरा की एक रिपोर्ट भी आई थी, एनआईए ने एक रिपोर्ट दी थी कि एक पूरा पैकेज चलाते थे। जो संगठन गिरफ्तार किया गया था उसके जो मुखिया थे वो पूरा पैकेज देते थे, 10 से 20 लाख रुपए लेते थे और उनको वो भाषा सिखाई जाती थी जो भारत जाएगा। हाँ, और वो भाषा ही तय करती थी कि उनको किस राज्य में जाके, भारत के किस राज्य में रहना है। अगर उन्होंने पंजाबी उनको सिखाई जा रही है तो यानी कि वो पंजाब के आसपास बसेंगे। अगर उनको हिंदी सिखाई जा रही है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आसपास। अगर असमी सिखाई जा रही है तो यानी कि असम के आसपास बसेंगे। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं जी। से छिपते छिपाते अवैध प्रवेश भारत के लिए चिंता और चुनौती दोनों बनता जा रहा है। इन घुसपैठियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सीमा से सटे राज्यों की जिस तरह से डेमोग्राफी बदलती जा रही है वो देश के लिए एक बड़ी चिंता है। इसके साथ ही जिस तरह से इन घुसपैठियों के कनेक्शन राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ पाए गए वो देश की अस्मिता को भी खतरा पहुंचा रहे हैं। 2023 में एनआईए ने अपनी जांच में कहा कि जलील मियां नाम का एक शख्स 1 लाख रुपए का उस पर इनाम रखा गया था। उसके पास पूरा गिरोह था जो 10 से 20 लाख रुपए लेकर भारत में घुसपैठ कराता था। पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया। घुसपैठ कराने के लिए पूरा पैकेज चलाता था। घुसपैठियों को हिंदी, असमी और दूसरी भारतीय भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाती थी।
भाषा तय करती थी कि उस घुसपैठी को किस राज्य में जाकर रहना है। सबसे खास और दिलचस्प बात कि मृतकों का डिटेल हासिल करके उसी के आधार पर सर्टिफिकेट बनाया जाता था। बंगाल की रेवेन्यू कोयला चोरी हो रही है, गौ माता की तस्करी हो रही है, घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताओ, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोले, मानते हैं क्या? तो मित्रों, जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं है। सांख्यिकी असंतुलन करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रकार से बांग्लादेशी, रोहिंग्या या इस प्रकार के जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र बना करके नागरिकता देने का एक ये प्रयास है, ताकि उनको वोट बैंक बना करके अपने साथ जोड़े रखा जा सके। ये बहुत घिनौनी साजिश है। इस साजिश में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। सरकार इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी में लेकर के लगातार कार्रवाई कर रही है, धरपकड़ कर रही है और इसकी तह तक जाने का काम करेगी कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह की साजिश रची है। वो पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बना करके उनको नागरिक बना करके वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। संसद से लेकर राज्यों तक ये आवाज उठती रही कि कई राज्यों के सहारे घुसपैठिए भारत में आते हैं, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल प्रमुख है। पर सबसे अधिक घुसपैठियों का रास्ता पश्चिम बंगाल से निकलता है। सियासत और वोट बैंक के चलते देश की सुरक्षा को दांव पर लगा देना कई सवाल खड़े करता है। रोहिंग्या और देश की सुरक्षा को खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरी, लूटपाट, हत्या और डकैती में भी इनके नाम शामिल हुए हैं। 2020 में शाहीन बाग सीए प्रोटेस्ट में रोहिंग्याओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था और उसका विरोध किया था। आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत की जमीन, भारत की सभ्यता, भारत के संसाधनों पर किसी दूसरे का कब्जा हो जाना धीरे धीरे एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, संसाधन, खाद्यान्न, राशन। कुमार राकेश जी, निशिकांत दुबे को हमने सुना पार्लियामेंट में साफ तौर पर कहा कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, बड़ी चुनौती है। जी कुमार राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी कुमार राकेश जी, भारत की सभ्यता, भारत की सभ्यता, संस्कृति, संसाधनों पर किसी दूसरे के कब्जा हो जाने से, निशिकांत दुबे का आप सुन रहे थे कि पार्लियामेंट पे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। मैं उस दिन था, मैं वही कह रहा हूं। मैं पहले आपको कोट भी किया मैंने निशिकांत जी का। उन्होंने 2 मुद्दे इस तरह से उठाए, तो वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और काफी उसको अप्रिशिएट किया। उसमें कई दल के लोग भी शामिल हैं, लेकिन साथ साथ इसके पहले आपने त्रिपुरा का जिक्र किया था। 2018 में जब ये विप्लव देव वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्थानीय कुछ लोगों के साथ मिलकर के अपने स्थानीय राजनीति के अपने राजनीति को बढ़ाने के लिए ब्रू रियांग एक जाति को जो मणिपुर के रास्ते वहां पे आए थे त्रिपुरा में, और उनको बसाया। करीब 35-40,000 लोग थे। आज वो इतनी बुरी स्थिति हो गई है, अभी आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि करीब 800 लोग एड्स से पीड़ित है त्रिपुरा में, है ना, और कितने लोग वहां से पलायन कर गए। तो एड्स और इस तरह से ड्रग्स
उसका वो एक सेंटर बन चुका है। स्थानीय प्रशासन, राजनेता, उनकी मदद से सिर्फ महज उस वोट पॉलिटिक्स के कारण, और ये बिप्लब देब की देन है, भले वो भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन वहां उन्होंने केंद्र को बरगलाया, केंद्र सरकार को बरगलाया, उनको वहां पर रिहैब करवाया, केंद्रीय गृह मंत्री भी गए थे। आज की तारीख में वो नासूर बनता जा रहा है और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी आने वाले दिनों में मणिपुर से बुरी स्थिति हो जाए। तो इस तरह के जो आपने बताया, संथाल परगना हो या त्रिपुरा हो या असम में, अभी असम में आप देख लीजिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद ही कबूल किया कि भाई कितने जीतोगे, 2 सीट हम नहीं जीत पाएंगे, कि उन 2 सीटों में मुसलमानों का बहुलता है, उसमें हम नहीं, बाकी सीटों पे हम जीत जाएंगे। 13 सीटों में 9 सीट या 11 सीट की बात है। तो इस तरह की जो स्थितियां बन रही है, 8 राज्य तो अभी करीब 11 राज्य इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट के, जहां के हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस पर मैं आपको छोटा 10 सेकंड का एक दूंगा कि यूपीए 1 में AR अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे खुद बोला था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उनको ड्रॉप कर दिया गया था कैबिनेट से सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग रखी थी कैबिनेट में। ये उस सरकार, ये एक मैं बता रहा हूं कि उन्होंने बोला, तो हमने भाई साहब क्यों ड्रॉप किया गया? बोला मेरा कसूर यही था कि मैंने हिंदुओं को बोला कि अल्पसंख्यक है जम्मू कश्मीर में, वहां उनको दर्जा दे दो माइनॉरिटी का, उन्होंने नहीं दिया, जो भी माइनॉरिटी अफेयर्स का। इस पर कई बार मुद्दे आए भी हैं कि जो 8 राज्य नहीं करीब 12 राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है, उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। नीति निर्माता जो उनको चिंतन करना पड़ेगा पुनः, और चिंतन करके इस पर बात करनी पड़ेगी, तभी आप बात को समझेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चिंतन नहीं करेंगे तो चुनौती जो है लगातार बढ़ती जा रही हो, यही चुनौती चिंता का सबब बनेगी। जितेंद्र जी, क्या ये सिर्फ पाल्हेपुर जैसे गांव का मामला है या फिर 1-2 और गांव का मामला है, या फिर इसमें अगर जांच की जाए तो कुछ और गांव इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ और ऐसे जानकारी, ऐसे आंकड़े, ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र की संख्या आ सकती है? संतोष जी, जो है हमारे विकास खंड में विजय सिंह यादव के प्रभार के जो गांव थे, जैसे नूरुद्दीनपुर ग्राम सभा थी, यहाँ पे 6500 की आबादी थी और यहाँ पे जो है करीब 1700 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र जो है जारी हुए हैं। नूरुद्दीनपुर 10,000 से अधिक जारी हुए हैं। लहुरेपुर में जो है 2800 की आबादी है, 1500 जारी हुए हैं। गढ़ी इस्लाम नगर में जो है 1200 जारी हुए हैं। पालीपुर, आपको बता दें, पालीपुर ग्राम सभा में एक घर मुस्लिम है, जहां पे 1700 से अधिक जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये अवैध बस्ती रोहिंग्याओं की बसाने की पूरी जो है षड्यंत्र है। और इसी तरह रोहिंग्या मतलब अभी और खुलासे बाकी हैं, अभी जानकारी मिल रही कि ये खेल जो है पूरे जिले में कहीं ना कहीं हर ब्लॉकों में हुआ है। तो इस समस्या से हम लोग जी, और ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप सलोन ब्लॉक से जुड़े हैं, उसी आपने पूरा इस मुद्दे को आपने आगे बढ़ाया है, उठाया है। ग्राम प्रधान की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जब चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की बात करें या फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की बात करें, बिना प्रधान की सहमति से नहीं होता है। प्रधान, सेक्रेटरी और ग्राम विकास अधिकारी तीनों के सिग्नेचर लगते हैं। क्या प्रधान भी कब इसमें इन्वॉल्वेशन मानते हैं? लगता है कि वो भी क्या शामिल रहा होगा? हम लोगों से, प्रधानों से संपर्क लगातार बने हुआ है। जिन जिन ग्राम सभाओं में फर्जी बने हुए, उन लोगों का कहना है कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास है ही नहीं है, और ना हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। वो पूरा जो है ढींगरा जितना भी जो है मामला है, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के ऊपर थोप रहे हैं कि क्योंकि डॉक्यूमेंट का कार्य है, डॉक्यूमेंट ग्राम पंचायत अधिकारी ही देखता है, सब वही करता है संचालन ब्लॉक से, तो उसके ऊपर ही फोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें प्रधानों की भी संलिप्तता हो सकती है, जानकारी मिल रही है। जी कुमार राकेश जी, आपने कुछ फर्जी सर्टिफिकेट की बात की, मुझे पुरानी कहानी याद आ गई। उस समय चंद्रशेखर जी बने थे, 91 में प्रधानमंत्री बने थे, और मैं नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो दिल्ली के उपराज्यपाल की फर्जी सर्टिफिकेट छप गई थी अखबारों में, उनका डेथ सर्टिफिकेट और उनका ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इसलिए मैंने उंगली हाथ उठाया कि ये फर्जी सर्टिफिकेट जो मामला है, वो लोगों ने, अखबारों ने, मैं अखबारों का भी नाम नहीं बताता हूं, लेकिन वो कई अखबारों में छप गए थे। और उसमें मात्र उस समय करीब, जब हमने जो रिपोर्टर से पूछा था और जो हमारे भाई लोग थे, तो बोले भाई साहब 40-50 रुपया, उसमें बहुत बड़ी बात थी, 91 की बात है, बोले 50-50 रुपया दिया, निगम बोध विभाग गए, वहां नाम लिखवाया, ये बेचारे मर गए, और उसके बाद उसका फिर बिना टेस्ट किए उनका डीएल भी बन गया। वो जो आदमी मर गया था उसका डीएल बन गया। तो सर्टिफिकेट बनाने की जो बात है और कैसे बनता है, वही हाल जो
शुक्ल जी बता रहे थे, जो पुलिस में रहे उनको ज्यादा वो चीजों को देखा हुआ नजदीक से, क्योंकि शासन तंत्र के हिस्से रहे हैं कि कैसे काम होता है आज भी, वो सबको पता है। तो वही ऐड करना चाह रहा था उस बात। बिल्कुल बिल्कुल जी। सूर्य कुमार जी, क्या इस नेक्सस को, जैसे कि ठीक है वहां से बिना किसी यहाँ संरक्षण के तो वो नहीं आते हैं ना घुसपैठिए, यहाँ उनको संरक्षण मिलता है, यहाँ से उनको बुलाया जाता होगा, कोई संगठन काम कर रहा होता होगा, कोई पैसों के इसमें चलन होगा। क्या उस संगठन पर, उस नेक्सस को अब तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है? बहुत अर्जेंट जरूरत है। अरना जैसे एक समय याद करिए कि आसाम में बाद में जब इसकी गिनती हुई कि कितने लोग घुसपैठिए हैं और कितने लोकल हैं, तो घुसपैठिए सबसे ज्यादा आगे निकले कि फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड सब बना लेने में सबसे आगे निकले और बना लिया उन्होंने। और जब भी जनगणना की बात आई, कोई चेकिंग की बात आई, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी चेकिंग करा दी और सही मान लिए गए। और जो लोकल लोग थे उन्होंने सोचा हम तो यहाँ के ही हैं, तो उन्होंने कोई कागज वागज बनवाए नहीं और कई नाम उसमें आ गए लोकल लोगों के कि ये घुसपैठिए हैं। तो इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पर पूरा अब मैं तो कहता हूं इसका पूरा चेकिंग के लिए खास जितने जिले हैं सब जगह इसका विभाग बनाया जाना चाहिए। और ऑलरेडी आप देखिए कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का देश हम लोग बन चुके हैं, 144 करोड़, और सरकार के आंकड़ों के अनुसार भी 79,000 के लगभग रोहिंग्या हमारे यहाँ आ चुके हैं, जबकि अनऑफिशियल फिगर इससे बहुत ज्यादा होगा। और केवल बताया मैंने कि वो गिनती में नहीं आते। और एक और बात जो चिंताजनक है कि दिन में कूड़ा बीनने का काम और उसके बहाने घर देख लेने का, रात में चोरियां कर लेने का काम, लूट कर लेने का काम, ये काम जो चल रहा है। और आपने देखा होगा कि बहुत सी औरतें बच्चा गोद में लिए हुए चौराहे पर खड़ी हैं और वो भीख मांग रही हैं। तो वो ज्यादातर ये जो रोहिंग्या औरतें हैं वो इस तरह भीख मांगती हैं, और आदमी जो हैं वो दिन में कूड़ा बीनकर और शाम को रात में फिर लूट और चोरी कर लेते हैं। तो पूरे समाज को परेशान कर देने की ये कोशिश जो चल रही है। और लालच क्या है, कुछ लोग उनको आप लोग जानते हैं कि ये मुस्लिम हैं, ये हमको वोट दे देंगे, तो इसलिए इनका कार्ड बन जाए, वोटर कार्ड बन जाए तो अच्छा है। तो वो इस काम को बढ़ावा देते हैं कि वहां के उस एरिया के सभासद जो कोशिश करते हैं कि करीब में इनको बसा दें कहीं, तो इतने वोटर हो जाए तो हम सभासदी का चुनाव जीत जाएं, और यही बात फिर वो विधायकी के चुनाव में आ जाती। अब ये पूरा देश की राजनीतिक ताकत को बदल देने की साजिश। और उससे भी खराब बात कि उसी मोहल्ले में एक मौलाना या मौलवी रहते हैं, वो ये सिखाएंगे बच्चे को, 2 साल का बच्चा है, उसको ये सिखाएंगे कि केवल तुम्हारा मजहब सही है, बाकी दुनिया के सारे मजहब गलत हैं, तुम्हारा ही भगवान सही है, बाकी सारे भगवान गलत हैं। अब वो जब बच्चा छोटेपन से सीखता है तो बड़ा होकर के बाकी मजहबों से वो, फिर आपने सुना होगा शब्द अल तकिया, यानी बाकी सबको धोखे में रखो, जब तक कम हो तब तक मिल के रहो, और फिर जब संख्या थोड़ी बढ़ जाए तो मार के उनको दफन कर दो, उनके घर पे कब्जा कर लो। ये उनकी, और जैसे कश्मीर में हुआ था कि अभी से चिन्हित कर लो कौन औरत किसके साथ कौन कब्जा करेगा, कौन घर पे कौन कब्जा करेगा। तो ये भावना जो भर करके कि कब्जा करने की नीयत से देश पर, संसाधनों पर, राजनीति पर, बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल ये इसमें बहुत जल्दी मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार को, सबको पकड़ शासन को और बांग्लादेश लोगों को भी सतर्क और सावधान भेजा जाए। बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनसे हमारे संवाददाता विकास सिंह ने बात की। क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा, वो एक बार हम सुन लेते हैं। रायबरेली के सैलून में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामला बेहद ही गंभीर मामला है, और इस मामले पर बातचीत करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दूरदर्शन के साथ आपका स्वागत है मंत्री जी। ये किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? बेहद ही गंभीर मामला है जिसमें 20,000 तकरीबन जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनवाए गए हैं। इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से जुड़ा हुआ मामला देखा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? निसंदेह ये एक गंभीर विषय है, चिंता का विषय है, और राज्य सरकार और जिला प्रशासन दोनों मिल करके प्रभावी कार्रवाई करने में जुटे हैं, और तह तक
पहुंचे कि और कहां से इसके तार जुड़े हैं। इस पर जांच एजेंसियां भी काम कर रही हैं। मैं समझता हूं इसकी तह तक हमारी सरकार जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने इस मामले की शिकायत सीएम योगी से भी की थी, क्योंकि आप वहां के रहने भी वाले हैं रायबरेली के। इसको किस तरीके से देखते हैं कि इसके तार क्या बड़े कुछ इसके पीछे लोग हो सकते हैं? 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन असली चेहरे जो उनके पीछे कुछ और बड़े चेहरे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये चिंता आपकी भी वाजिब है और हम लोग भी चिंतित हैं। सरकार भी इस बात से चिंतित है कि इसकी तह में कौन कौन लोग हो सकते हैं। जो भी लोग हो सकते हैं, छोटे हों बड़े हों, जिनके भी हाथ जहां तक होंगे, कानून के हाथ हमारी सरकार के उन तक पहुंच जरूर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और शीघ्र ही आप सबको महसूस होगा कि हमने सही वर्कआउट किया और दोषी लोगों को कड़ी कार्रवाई की। तो ये थे दिनेश प्रताप सिंह, प्रदेश सरकार के मंत्री, जो बता रहे थे इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। कुमार राकेश जी, प्रवेश द्वार कहा जा सकता है पश्चिम बंगाल। लगातार हर दिन प्रतिदिन घुसपैठी आते हैं, लेकिन उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, हर राज्य भुगत रहा है। कुमार राकेश जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तो घोषणा करके कहा कि हम नहीं रोकेंगे, बांग्लादेशियों को हम बुलाएंगे, केंद्र सरकार को जो करना है कर ले। उसकी खुली चुनौती दी है ममता बनर्जी ने। और वो तो जिसे कहते हैं राष्ट्रवाद उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, वोटवाद है उनके लिए, राज्यवाद भी नहीं है। राज्य में दरिद्रता का विकास होता जा रहा है। करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है उसके राजस्व में पूरी तरह से। और देखा जाए कि वहाँ राज्य की स्थिति क्या है। और पार्टी के नाम पे आप जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के निवासी हैं उसको पार्टी के नाम पे आप हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कम से कम उसको पहला तो वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, वहां का भारतवासी है, राज्य का है, उसको पार्टी के नाम पे टॉर्चर करना, मारना, ये कहाँ का न्याय है? उसके अलावा जो काम कर रही हैं अभी भी नौटंकी करना ड्रामा में, चूंकि पुराने कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस के हथकंडे वालों में जो अभी राहुल गांधी संसद में हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी तरह से वो कर रही है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मेरा ये कर दिया। तो आई अपनी बात रखी, उन्होंने स्पष्टीकरण है सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा था जल्दी जाना है, मुझसे जल्दी बुलवा लेना, हम चले जाएंगे। जब वो सब कुछ हो गया तो बाहर बात करती मेरा बाइक बंद कर दिया तो मैं जा रही हूँ। ये झूठ की राजनीति करके। ठीक है कुमार राकेश, एक लास्ट समय की कमी है, समय की बेहद कमी है। सूर्य कुमार जी, एक लास्ट कमेंट। ये जो झूठ की राजनीति है, जो झूठ की सियासत है, वो देश पर भारी पड़ रही है, देश के लोकतंत्र पर भारी पड़ रही है, देश की संप्रभुता पर भारी पड़ रही है। 30 सेकंड सूर्य कुमार जी। हाँ बिल्कुल, इस पर हम लोगों को एक लिस्ट जो बनी हुई है, काफी नाम सूचना है कि कहां कहां बसे हुए, कहां रह रहे हैं। इन पर सब पर इकट्ठा करके इन लोगों को अदालत के सामने पेश करके विदेशी अधिनियम में चालान करके वापस भेजना चाहिए जहां से आए हैं। यही इसका समाधान है और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा किया जाए। बिल्कुल जल्द यही इसका समाधान है, क्योंकि सवाल देश की संप्रभुता का है, सवाल देश की सुरक्षा का है, सवाल देश की एकता का है। जितेंद्र जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार राकेश जी, आपने दिल्ली से समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य कुमार जी, आप स्टूडियो में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बांग्लादेश में आज हमने एक बार फिर विश्लेषण की कि किस तरीके से जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठी हैं, वो देश की संप्रभुता पर कहा जा सकता है कि खतरा बन रहे हैं। और रायबरेली जैसे जिले में अगर 20,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र निकल के आते हैं तो कई बड़े सवाल उठते, क्योंकि रायबरेली एक शुरुआत हो सकती है, और भी जिले और भी राज्य शामिल हो सकते हैं, जो जांच का विषय है। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।